हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा ग्रेरी। आज मैं आपको जीएस दृष्टि के भारतीय राज्य व्यवस्था के नेक्स्ट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ और भी इसके कई पार्ट्स आएंगे। इसकी खास बात यह है कि इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति की गई है। मीन्स सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छे से चित्र के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से कवर किया गया है। देखिए, अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इस सीरीज को अवश्य देखकर जाएं, आपको इससे निश्चय लाभ मिलेगा। देखिए, जिन लोगों ने पहले से पॉलिटी पढ़ रखा है वो इस सीरीज को रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं, बट जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, पहले से नहीं पढ़ा है, तो भी मेरी सीरीज देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ही बेसिक से और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके सारे टॉपिक को कवर किया है। देखिए, मेरा टारगेट है कि आप कम पढ़िए और ज़्यादा नंबर लेकर आइए। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि जो मेरी पॉलिटी है ये एक अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो एक लक्ष्मीकांत एक मोटी बुक है, लक्ष्मीकांत जैसी एक मोटी बुक है, उसको पढ़ने में कम से कम आपको 3 से 4 मंथ लगेंगे। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस बुक को पढ़ सकें, तो आप बस यही करिए। आप सिर्फ आपको उतना ही करना है जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यकीन मानिए, जितना मैं आपको बता रही हूँ, जितनी मेरी सीरीज आप पूरी देखकर जाएंगे ना और प्लस आप रिवीजन करते जाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपसे पॉलिटी के एक भी क्वेश्चन इसमें से छूटेंगे नहीं, आप सभी कर ले जाएंगे। तो मेरा टारगेट यही है कि आप कम पढ़िए और मैक्सिमम आपका आउटपुट हो। ओके, देखिए, अगर मेरे लेक्चर की स्पीड आपको कम या ज़्यादा लगे तो अपने मोबाइल के द्वारा मेरी स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए, लेक्चर देखने के बाद आप फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। देखिए, आज का जो कोटेशन है मेरा बेस्ट हिंदी दिवस में है, क्योंकि आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है। देखिए, एक नंबर के क्वेश्चन इससे भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए, हमें गर्व फील करना चाहिए कि हम भारत जैसे देश में जन्मे हैं, हम भारत जैसे देश में जन्मे हैं और हमारी जो राजभाषा कौन सी है? राजभाषा वो हिंदी है। हमें अपनी हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। लेकिन हाँ, समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलने में शर्म आती है। वो हिंदी को ऐसे नज़रों से देखते हैं कि जैसे लगता है कि उसकी कुछ कदर ही नहीं है। तो समाज में आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं, अगर हम अपने में ही सुधार करेंगे, हम अगर अपने में ही सुधार कर लें, तो जो कहते नहीं है कि जैसा हम बनते हैं, ये जैसे हम होते हैं, वैसे ही हमें सामने वाले भी नजर आने लगते हैं। तो अगर सब लोग अपने में सुधार करिए तो धीरे धीरे ये सारे लोग सुधर जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने में सुधार करिए। तो आपको कहीं भी हिंदी बोलना पड़े, आप उसमें शर्माइए नहीं, तो आपको हिंदी पे गर्व करना चाहिए। तो देखिए, आज का जो कोटेशन है, ये कोटेशन है महात्मा गांधी जी की है। देखिए, हृदय की कोई भाषा नहीं है, जो दिल की है कोई भाषा नहीं है। हृदय से बातचीत करता है और इन्होंने हिंदी को हृदय की भाषा माना है। कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि दिल की कोई भाषा नहीं है और हृदय से बातचीत करता है। मतलब कहने से मतलब है, जो हिंदी है वो हमारे दिल की भाषा है, हिंदी है वो हृदय की भाषा है। तो हमें अपनी हिंदी पे प्राउड फील करना चाहिए। देखिए, क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, हमारे बहुत से सालों तक अंग्रेजों ने रूल किया और उनकी भाषा क्या है? इंग्लिश है। देखिए, समाज में हमेशा से होता यही चला आ रहा है, जिनके पास रुतबा है, जिनके पास ये है, उसी की चली है। तो अंग्रेज चले गए, लेकिन क्या छोड़ गए? उन्होंने अंग्रेजी छोड़ गए हैं और हिंदी में आप देख रहे हैं थोड़ा सा भी लोगों ने पढ़ लिख लिया, वो उन्होंने क्या कर दिया? हिंदी को भूल गए। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। आप एक बार जो भी है, क्योंकि हमारी मातृभाषा ही हिंदी है, हम लोग राजभाषा मातृभाषा ही हमारी हिंदी है। आप सोच के देखिए, जो चीज़ आप इतने ईजिली से हिंदी बोल के इतनी दिल को सुकून मिलता है, वो आपको इंग्लिश में नहीं मिलता है। ठीक है, ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से। और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर से। आज का टॉपिक है हमारा मूल अधिकार। देखिए, मूल अधिकार से क्वेश्चन बनते हैं, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बताया था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। ठीक है, देखिए, आप मोटा जानिए, जो मूल अधिकार है संविधान में हमारे भाग 3 में, कौन से भाग में है क्वेश्चन बनते हैं? तो भाग 3 में इसका उल्लेख है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आर्टिकल के अंतर्गत 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार आता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। अगर देखिए, आपके साथ मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स में कोई भी हनन होता है तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। आपके अगर मूल अधिकार है या कुछ भी आपके हनन होता है तो आप न्यायपालिका में जा सकते हैं। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और न्याय और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखिए, इसमें जो पहले संख्या कितनी थी? 7 थी पहले संख्या, लेकिन एक हमारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि पहले कौन से अधिकार को हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत रख दिया गया है? 300A के अंतर्गत इसको रख दिया गया है, याद रखिएगा। अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। अब जो मूल अधिकार बचे हैं ये टोटल 6 बचे हैं। देखिए, इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो नेचर है, ये चेंजेबल है। ये क्या है? ये चेंजेबल है। और इसमें जो भी संशोधन किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा किए जाते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो वो संसद के पास है, आप ऐसे याद रखिएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए, जो संविधान में उल्लेख भाग 3 के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? भाग 3 के अंतर्गत आता है। देखिए, आप ये बताइए नागरिकता
कौन से भाग में आते हैं बताइए। और जो नागरिकता है इसके जो अनुच्छेद हैं कहाँ से कहाँ तक है, जो नागरिकता का है जो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्योंकि मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप इसको रिवाइज भी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ओके, देखिए क्या है, अब आप देख रहे हैं ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से इसको लिया गया है। इसका आप देख रहे हैं इसकी संख्या कितनी है। देखिए मूल संविधान में इसकी संख्या कितनी थी, 7 थी, लेकिन वर्तमान में 6 बची है। अभी हमने बताया था, एक हट गया है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब इसका देख रहे हैं संरक्षक कौन है, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी संरक्षक है, अगर कोई इसमें मूल अधिकार से रिलेटेड कोई हनन होता है। ठीक है, देखिए संशोधन का अधिकार किसको है, तो वो है संसद को है। अब आप देखिए इसकी जो प्रकृति है न्यायोचित है, वाद योग है और न्यायालय में परिवर्तनीय है। क्या ये मतलब कि ये चेंजेबल भी है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब हम देखते हैं कि 6 मूल अधिकार कौन कौन से हैं। आप देखिए 6 मूल अधिकार, पहला कौन सा है, आपको ऐसे भी पूछ लेता है कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है। तो आप क्या बताएंगे, पहला कौन सा समता का अधिकार है, दूसरा कौन है स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा कौन सा है स्वतंत्रता का अधिकार है, तीसरा कौन है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, चौथा कौन सा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है, पांचवा कौन सा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, छठा कौन सा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, छठा है, छठवा है, लास्ट है। देखिए अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा पहला है समता का अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि समता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। याद रखिएगा, जो समता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है, बट जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 के बीच में आता है। 19, 20, 21, 22 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन कौन से, 25, 26, 27, 28 है, यानी 25 से 28 किसका अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें दिया गया है। शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया 29 और 30 शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, 32 है, याद रखिएगा। देखिए आपसे ये तो पूछता ही है कि इसमें जो मूल अधिकार है कौन कौन से हैं, और साथ में भी पूछता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो आपको याद होना चाहिए वो 23 और 24 है, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से, समता का अधिकार, किसका अधिकार, समता का अधिकार। हमने बताया है जो समता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच 18 तक आता है। देखिए जो हमारा 14 है, अगर हम 14 की बात करें तो क्या है इसमें, देखिए विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कोई भी है तो उसमें जो है सबके लिए क्या होगा, समान संरक्षण होगा। अब देखिए 15 क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी अगर आपके धर्म है कि आपको किस वंश के हैं, जाति है या लिंग है, उसके आधार पर कोई अगर भेदभाव करता है तो आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपको कोई विभेद नहीं कर सकता है, कोई भी विभेद नहीं कर सकता है। 16 देखिए, लोक निवेदन के विषयों में अवसर की समता, यानी कि लोक निवेदन के विषय में भी सबको अवसर की समानता मिले, सबको क्या मिले, अवसर मिले। ठीक है, अब देखिए ये कई बार पूछा गया है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत किया गया था। यानी आप लोग देख रहे हैं कि आज भी अभी भी हमारे समाज में छुआछूत का प्रचलन है। गाँव में देखिए, शहरों में तो जा चुका है लेकिन गाँव में आज भी देखने को मिलता है। ठीक है, छुआछूत का, लेकिन क्या है ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत इसका अंत कर दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 18 का क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। देखिए इसको 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद होने लगेंगे। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको ये सब याद रखने होंगे। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में स्वतंत्रता का अधिकार आता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 19 क्या कहते हैं। देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का संरक्षण किया गया है। यानी कि इसमें क्या है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। मतलब क्या है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है लेकिन उसके सहित एक 6 प्रकार के भी स्वतंत्रता का इसमें संरक्षण किया गया है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए आप देखिए क्या है, आइए हम देखते हैं 19(1) का। देखिए इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसमें क्या कहा गया है कि हमें बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन जाता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें आता है, तो आप क्या बताएंगे 19(1) में आता है। 19(1) का में आता है, क्या आता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए 19(1) का, इसमें क्या आता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब है कि हम 19(1) में हम क्या कर सकते हैं कि इसमें हमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। देखिए इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि भारत
भारत के संविधान में जो हम फंडामेंटल राइट है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें किसका स्वतंत्रता है, यहाँ पे स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की, यहाँ पे स्वतंत्रता है कि हम शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। फिर हम 19 का गाव देखिए, इसमें सहकारी सोसाइटी बनाने की हम स्वतंत्रता है, यानी कि हम कोई भी संघ ये बना सकते हैं या हम सोसाइटी बना सकते हैं, उसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट हम देखिए 19(1) का घा के देखिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 19(1) के घा के अंतर्गत क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता। कहने का मतलब है कि हम भारत के कहीं भी किसी भी राज्य में हम जा सकते हैं, वहाँ पे हम घूम सकते हैं, ठीक, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट आप देखिए अनुच्छेद 19(1) का अंग में अंतर्गत क्या आता है, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है। यानी कहने का ये मतलब है कि आप कहीं भी भारत के अंदर आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं और वहाँ पर आप बस सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आप यूपी के हैं तो आप मध्य प्रदेश में भी जा सकते हैं, ठीक है, उड़ीसा में भी जा सकते हैं, मणिपुर में जा सकते हैं और अब तो जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहीं भी आप निवास करिए या तो फिर वहाँ परमानेंट के लिए शिफ्ट हो जाइए, तो इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अनुच्छेद 1 के छा के अंतर्गत क्या है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी हम कारोबार कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ये आते हैं। अब देखिए क्या है अनुच्छेद 20, देखिए अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यानी कि मान लीजिए कि आपके ऊपर कोई भी अपराध लग जाता है, कोई भी अपराध आपके ऊपर लगा दिया जाता है, तो ठीक है, वो उसमें वो जब तक नहीं माना जाएगा, जब तक उसको आपको प्रूफ नहीं कर दिया जाएगा कि आपने ही अपराध किया है, ठीक है। यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार है आपको, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या है, एक बार और मैं आपको बता दे रही हूँ कि मान लीजिए आपने कोई अपराध किया ही नहीं, आपने कोई अपराध किया और किया ही नहीं, दोनों सिचुएशन है। मान लीजिए आपने कोई अधिकार किया ही नहीं और आपको जेल में डाल दिए, लेकिन हाँ, तब तक आपको दोषी नहीं माना जाएगा जब तक आपके ऊपर वो अपराध की सिद्ध नहीं हो जाएगा, तब तक आपको वो दोषी नहीं समझा जाएगा। और हाँ देखिए, आपने क्या किया, आपने अपराध कर लिया, जेल चले गए, तब भी पर क्या होगा कि आपको तब भी दोषी नहीं माना जाएगा जब तक वो आप जो जिस लिए आपके लिए लगाया गया अपराध वो सिद्ध ना हो जाए, प्रूफ ना हो जाए कि आपने ही किया है, तब तक भी आपको दोषी नहीं माना जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद 21, इसके अंतर्गत क्या किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसके अंतर्गत किया गया है, ये हमारा किया गया है अनुच्छेद 21, यानी कि हमें अपने प्राणों का संरक्षण करने का भी अधिकार है, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 21। अब देखिए अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार, क्योंकि अगर लोग अशिक्षित रहेंगे तब भी वो अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो अनुच्छेद 21 का में क्या कर दिया गया है, शिक्षा का अधिकार लाया गया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि राज्य क्या करे, स्टेट क्या करे, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, ठीक है। यानी कि 21 का के अंतर्गत क्या कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा राज्य उपलब्ध कराएगा, ठीक है, ये आया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए ये हमारा जो अधिकार आया है, शिक्षा का अधिकार आया है, ये कब आया है, ये मतलब अब ये संविधान में संशोधन करके ही आया है। तो ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, जो शिक्षा का अधिकार है 21 का के किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आया है, तो आप क्या बताएंगे, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में ये आया है। क्या आया है, 86 संविधान संशोधन 2002 में ये शिक्षा का अधिकार अमेंड करके लाया गया है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा राज्य प्रोवाइड कराएगा। आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए इसमें हमने क्या किया है, देखिए शिक्षा का अधिकार है, और हम जब पढ़ेंगे आपको नीति निर्देशक तत्व, क्या पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व, तब उसमें भी हमारे क्या है, उसमें भी ये देखने को आपको मिलेंगे। और जब हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें भी हमें शिक्षा का अधिकार में करने के लिए मिलेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए लेकिन अभी आपसे इतना जाने कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, ये है 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से इसमें क्या हो जाती है, संरक्षण हो जाती है, यानी गिरफ्तारी हो जाती है लेकिन उसमें क्या है, संरक्षण भी हो जाता है। क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण किसके अंतर्गत किया गया है, कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। ओके, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हमने बताया था कि अनुच्छेद 21, आइए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 21 को क्या बोला गया है, अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि सभी को जीवन जीने का अधिकार है, यानी कि उसको मरने का भी अधिकार नहीं है। मरने का अधिकार इन द सेंस मतलब है कि वो सुसाइड या आत्महत्या नहीं कर सकता है। अगर वो आत्महत्या करता पाया जाता है तो उसको कानून सजा देगी। आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि हम उसको ऐसे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि सभी को जीवन मिला है तो उसको जीवन जीने का भी अधिकार है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए
इसमें कुछ संबंधित कुछ वाद हैं, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक वाद हमारा क्या है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में इनका क्या आता है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। देखिए इसमें क्या आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोक संभव है। इसमें क्या है, ये जो आया है हमारा क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर इसमें रोक संभव है। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर आपके लिए कोई भी न्यायपूर्ण कार्य है उसके लिए आप रोक सकते हैं, बट ऐसे आप रोकने का अधिकार नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं। इनका क्या कर लिया गया था, मेनका गांधी जी का इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो इसी के लिए इनका आया है कि हम कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, यानी कि हम विदेशों में भी भ्रमण करने का हमारा अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। एक आया है AK गोपालन बनाम मद्रास राज, AK गोपालन बनाम मद्रास राज 1950 का आया है। अब नेक्स्ट देखिए, गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज 1975 में आया है। मलक सिंह बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य और अन्य बात 1980 में आया है। देखिए एक और हमारा क्या है, अनुच्छेद 19(1)(घ), इसमें यह बोला गया है कि हम भारत के किसी भी राज्य में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। ठीक है, ये हम कहा गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार को अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार से मिलाकर पढ़ने पर एकता का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का अधिकार हमारा प्राप्त होता है। यानी कि अनुच्छेद 21(1)(घ) को और 21 को अगर मिला देकर तो हमारे क्या है, एकांतता का अधिकार प्राप्त है। क्या है, एकांतता, यानी कि हमें प्राइवेसी का अधिकार है, यानी कि हमारी भी लाइफ में प्राइवेसी है। ठीक है, तो हमारे क्या है, हमें प्राइवेसी का हमारे अधिकार है। ओके, याद रखिएगा। तो आपका प्राइवेसी कहीं भी हो, सड़क में आप जा रहे हैं, किसी ने मार दिया, या सड़क में आप किनारे जा रहे हैं, तो आपके वो क्या है, आपका प्राइवेसी है। तो आपने चुपचाप जा रहे हैं तो वो क्या है, वो भी क्या है, प्राइवेसी। तो आपका घर में तो है ये प्राइवेसी, लेकिन आपका बाहर भी प्राइवेसी है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, वो आप कहीं भी घूम रहे हैं, वो आपकी प्राइवेसी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कुछ और इसके प्रमुख अधिकार है। देखिए क्या होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हमारे नहीं आता है। ठीक है, देखिए और क्या अधिकार है, ताकि देखिए आपको ये जानने में अच्छा लग रहा होगा कि ये भी हमारे अधिकार हैं। फंडामेंटल जो राइट है, मूल अधिकार है, ये हमारा किसी सरकार का राइट नहीं है, ये लोगों का अधिकार है, ये जो पीपल है ये उनका अधिकार है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आप जानिए कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए हमारे क्या, देखिए शीघ्र विचारण का अधिकार है, हम कुछ भी विचार कर सकते हैं, उसका हमारा अधिकार है। पैरों में डंडा बेड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, यानी अगर कोई चाहे कि उसके पैरों में डंडा और बेड़ी डाल दे तो उसके विरुद्ध अधिकार है, उसको वो ये सब नहीं कर सकता है। प्रतिष्ठा का अधिकार है, आप देख रहे हैं किसी की अगर प्रतिष्ठा का हनन किया जाता है तो वो हमारा किसके विरुद्ध माना जाएगा, फंडामेंटल राइट के विरुद्ध माना जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी की प्रतिष्ठा या किसी के मान सम्मान में को चोट पहुंचाई जाए तो वो न्यायालय में जा सकता है, न्यायालय में वो जा सकता है। किस कर सकता है, किसने हमारे प्रतिष्ठा का हनन किया है। देखिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, आप देख रहे हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है, तो उनके साथ क्या है, तो इसमें भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराते हैं कि कोई भी उनके साथ गंदा व्यवहार नहीं कर सकता है। अब देखिए, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार भी हमारा क्या है, ये फंडामेंटल में हमारा आता है। अब देखिए, फांसी में विलंब के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसको देर नहीं करनी चाहिए फांसी देने में, क्योंकि क्या होता है, वो व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान रहता है कि मैं फांसी कब हो। अगर सरकार ने सुना दिया है तो उसको तुरंत दे देना चाहिए, उसको विलंब नहीं करना चाहिए। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, अगर किसी को सजा हो जाती है तो उसको एकांत कारावास में नहीं भेजना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको फंडामेंटल राइट के विरुद्ध माना जाएगा। अब देखिए कुछ और अधिकार है, हमें जीवन साथी चुनने का अधिकार, हम किसी को अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, ये भी हमें अधिकार है। और विदेश भ्रमण करने का अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 21 के तहत ये सब दिया गया है। अब देखिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार में गरिमापूर्ण ढंग से मृत्यु का भी अधिकार शामिल है, यानी अगर आप अच्छे से जी रहे हैं तो आपको अच्छे से मरना ही है, अच्छे से ही मरना इसमें शामिल है। ठीक है, तो जिस होता नहीं कि मरने के बाद आपकी बॉडी के साथ कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि आप जैसे जीवित में आपका सम्मान था तो मरने के बाद भी उसको वैसे ही सम्मान मिलेगा। अगर कोई आपकी बॉडी मरने के बाद कोई आपकी डेड बॉडी के साथ खिलवाड़ करता है तो भी हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध माना जाएगा। देखिए, गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज का याचिका पर इसका निर्णय दिया गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए अन्य और अधिकार है। देखिए, अगर हम रोड में चल रहे हैं तो हमें स्वच्छ वायु मिले, यानी कहने का मतलब ये है प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं या कहीं आवास में रह रहे हैं तो आपके लिए जो एरिया है वो स्वच्छ हो और आपको पीने के लिए पानी दिया जाए। अगर वो जो ऐसा नहीं करता है तो वो भी हमारे फंडामेंटल राइट के विरुद्ध माना जाएगा। महिलाओं का गरिमा से जीने का अधिकार, आप लोग जान ही रहे हैं कि आज भले ही महिलाएं इतनी पढ़ लिख के आगे बढ़ गई हैं, समाज इतना हमारा बढ़ गया है, लेकिन हाँ, गाँव में अभी भी देखने को मिलता है कि महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। जो आज आप ठीक है, तो आज भी अभी आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज भी आज भी हमारी पैट्रियाटिक सोसाइटी है, तो आज भी हमारे समाज में पुरुषों की ज़्यादा ही मानी जाती है बात, आज भी यही चली आ रही है। तो क्या है, महिलाओं का गरिमा से जीने का अधिकार है, किसके अंतर्गत किया गया है, फंडामेंटल राइट के अंतर्गत किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, निजता का अधिकार है, हमें जीवन रक्षा का अधिकार है कि अपने जीवन की रक्षा कर सके, उसका अधिकार है। ये सब हमारे अधिकार हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, कुछ और अधिकार है कि राज्य के बाहर न जाने का भी हमारा क्या है, अधिकार है, कि राज्य के हम बाहर अगर नहीं जाना चाहते हैं तो हमारा ही ये अधिकार है। मतलब कोई अगर हमें जबरदस्ती भेज रहा है तो
तो और हम जाना नहीं चाहते हैं तो बाहर न जाने का भी हमारा अधिकार है। विधिक सहायता का अधिकार है और आश्रय का अधिकार, हम कहीं भी आश्रय ले सकते हैं, उसका भी हमारा अधिकार है। विदेश यात्रा का अधिकार, हम कहीं भी विदेशी यात्रा कर सकते हैं, वो भी हमारा अधिकार है, हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए जितना भी ये फंडामेंटल राइट है ये सब किसके लिए है, ये सब हमारे लिए ही है। तो आप लोग जानिए। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत क्या आता है, राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया। ये कब बनाया गया है, ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में बनाया गया है। अब देखिए जब मैं अगर बात कर रही हूँ फंडामेंटल ड्यूटीज की, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको उसमें दोबारा से एक बार और रिपीट कराऊंगी। देखो उसमें ये भी कहा गया है कि 51 का किताब में क्या कहा गया, माता पिता या संरक्षक यानी माता पिता हो या अगर जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो उसका कोई भी गार्जियन होता है यानी संरक्षक होता है, उनका ये कर्तव्य है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कहने का मतलब ये है कि माता पिता का भी ये कर्तव्य है या जो उनको उसको पाल रहा है उसका भी कर्तव्य है कि ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएं या उसको शिक्षा दें। अब देखिए ये हमारा क्या है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में भी हमारा क्या है, ये हमारा किससे संबंधित है, भाग 4 से। अनुच्छेद 45 इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें 6 वर्ष से कम बच्चे के सभी बच्चों को राज्य द्वारा आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा का उपबंध भी कराना है। यानी कि इसमें क्या कहेगा कि जो देखिए 6 से 14 वर्ष तक तभी पढ़ेगा जब ये 0 से 6 साल तक के बच्चे हष्टपुष्ट रहेंगे, उनकी हेल्थ सही, तो राज्य का ये कर्तव्य है जो छोटे से बच्चे हैं उनकी शिक्षा का उपलब्ध भी कराएं और इनकी देखरेख भी कराएं। यानी शिशुत्व देखरेख आप देख रहे हैं, टीका लगवाना, ये सब करना, ये सब राज्य का ही कर्तव्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ नोट है। आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ नोट है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए अनुच्छेद 1 का में क्या कहा गया, अभी हमने आपको क्या बताया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी जाती है। क्या मानी जाती है कि इसमें समाचार स्वतंत्रता यानी कि समाचार जो मीडिया वाले होते हैं उनकी भी स्वतंत्रता है इसमें। ठीक है, याद रखिएगा। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है। यानी कोई अस्पृश्यता करता है तो उसको अपराध घोषित किया गया है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। देखिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उसमें संस्कृति का भी संरक्षण का अधिकार है, तो उसमें क्या आ जाएगा, जो सिख हैं वो कृपाण धारण कर सकते हैं और रख सकते हैं, उनका भी अधिकार है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार को छीनता है या उसको कम करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकार के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। समझ गए? यानी कि इसमें 13 में यह कहा गया कि कोई राज्य या संघ कोई ऐसे कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में यानी फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है मौलिक अधिकार उसका हनन करता है या छीनता है या कम करता है। और अगर ये ऐसा कानून बन गया है जो इनको मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर देता है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा को वो शून्य माना जाएगा, मात्रा तक शून्य होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब हमने बताया था कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारे कितने थे, हमने आपको बताया था कितने थे, 7 थे। तो 7वां कौन सा था हमारा ये 6ठे नंबर पर था। 7वां हम लोग जो पढ़ रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो लेकिन अभी इसको क्या माना जाएगा, ये हटा दिया गया है। तो देखिए इसको जो हटा के कहाँ रख दिया गया है, ये बताया था मैंने 300 का में इसका उल्लेखित है। विधिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300A में उल्लिखित है। वर्तमान स्थिति ये है। कब बनाया गया भारत संविधान संशोधन कब किया गया है, 40वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अंतर्गत द्वारा विधिक अधिकार इसको दिया गया है। देखिए पहले कहाँ था, ये मूल अधिकार में था, मैंने आपको बताया था कहाँ पे था, 19(1) का चा। देखिए जब मैंने आपको बताया था वहाँ पे मैं आपको दिखाई थी कि यहाँ पे देखिए डा के बाद चा आना चाहिए ना, तो चा यहाँ पे नहीं है, चा यहाँ पे नहीं है, चा के बाद ये छा रहता है। तो चा पहले क्या था, चा पहले इसी था संपत्ति का अधिकार, तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आता था और अनुच्छेद 31 के अंतर्गत था, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत इसको रखा गया था। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था 22 तक पढ़ लिया था। देखिए 22 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है 23 और 24। आइए हम लोग देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए हमने बताया था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन कौन से आते हैं आर्टिकल्स, 23 और 24 आर्टिकल आते हैं। अगर हम 23 की बात करें, इसमें क्या है, मानव दुर्व्यापार और बलात्क श्रम पर प्रतिषेध। यानी कि क्या है, हम क्या कर सकते हैं कि मानव का हम व्यापार नहीं कर सकते हैं और बलात्क श्रम पर हमने क्या किया है, प्रतिषेध लगाया है। नेक्स्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि में नियोजन का प्रतिषेध है। अगर क्या है, आप देख रहे हैं कि आप देखते हैं होटल में छोटे बच्चे रहते काम करते हैं, तो उनको क्या है, अगर 14 साल से कम बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उनको कारखाने या होटल में कहीं भी वो काम कर रहे हैं तो उस पर क्या है, प्रतिषेध। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो उनको क्या है, फंडामेंटल राइट के ये विरुद्ध जाते हैं। याद रखिएगा, ना तो मानव दुर्व्यापार कर सकते हैं और बलात्कार कर सकते हैं, और ना ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखानों आदि में हम नियोजन का प्रतिषेध कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब है ये है कि 14 वर्ष के आयु के कम बच्चे वो कारखाने या कहीं भी काम नहीं कर सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
आप देख रहे हैं इसके अंतर्गत आर्टिकल कौन से आते हैं, 25 से 28 तक के आर्टिकल आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आइए हम लोग डीप में पढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया, अंतःकरण की और धर्म को के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की इसकी स्वतंत्रता है। यानी कि क्या है कि किसी भी हम धर्म को प्रचार कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, हम कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, इसको हम स्वतंत्रता दिए हैं। किसी विशिष्ट धर्म के लिए, किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में के बारे में भी स्वतंत्रता दी गई है। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों में क्या कर दी गई है, उसके संदाय में बारे में स्वतंत्रता कर दी गई है। नेक्स्ट देखिए क्या अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि कुछ शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पे धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने में वहाँ भी क्या कर दिया गया, इनको स्वतंत्रता दे दी गई है। देखिए आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए ये जो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताइए धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये आता है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट देखिए संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, ये अनुच्छेद 29 और 30 आता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत रखा गया, याद रखिएगा। देखिए शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन कर सकते हैं, उनका ये अधिकार है। देखिए क्वेश्चन ये सब बने हुए हैं तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो, और इसमें कहा गया शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार हो। ठीक है, याद रखिए। देखिए कुछ हमारे और है, हमारे क्या है अधिकार जो हम जानते हैं कि क्या है। देखिए ये अभी तक हमारे कितने थे, ये हमने पढ़ लिए सारे फंडामेंटल राइट्स के लिए 32 बचा हुआ है। 32 को आप जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, और 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या माना है, संविधान की आत्मा माना है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ अधिकार है संविधान में जो केवल किसको दिए गए हैं, भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी अधिकार मिला है। यानी कहने का मतलब है कि नागरिक हैं जो भारतीय नागरिक उनको तो मिला ही है, साथ में विदेशियों को भी मिला है। तो आप कौन कौन से मिले हैं, आप देख रहे हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो ये जो मिले हैं भारतीय प्लस विदेशी, यानी कि भारतीय प्लस विदेशी दोनों सबको मिले हैं। लेकिन जो इसमें नहीं है आर्टिकल, वो किसको मिले हैं, केवल वो जो भी मिले हैं वो केवल भारतीयों को मिले हैं। तो आप देख रहे हैं भारतीयों को कौन से मिले हैं, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने एक बार बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ये जो अनुच्छेद हैं केवल भारतीयों को ही मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आइए अब हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, राष्ट्रीय आपात की घोषणा होने पर अगर कहीं हमारा क्या लग जाता है, राष्ट्रीय आपात लग जाता है, किसके द्वारा लगाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो इसमें देखिए कि मूल अधिकारों को जो निलंबन की हो जाता है, तो और आप देख रहे हैं कि इसमें जो मूल अधिकार हैं वो सारे अधिकारों पर निलंबन नहीं लगता है, कुछ अधिकार को छोड़कर। देखिए कौन कौन से छोड़कर, जब ये अनुच्छेद 300 क्या है, जब ये अधिकार 359 आते हैं तो भी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। जब अनुच्छेद ये लगाया जाता है तो 20 और 21, केवल 20 और 21 को छोड़कर सारा मूल अधिकार जब्त कर लिया जाता है, सारे में पाबंदी लगा दी जाती है। आप ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए 20 में क्या है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध, यानी कि जब तक अपराध प्रूव नहीं हो जाता है तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। 21 में क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति को प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिए जब आर्टिकल 358 लगता है तो अनुच्छेद 19 अपने आप निलंबित हो जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 के निलंबन पर पाबंदी लगाई गई है, यानी कि इस पे ये निलंबन नहीं कर सकता, इस पे पाबंदी लगा दी गई है, याद रखिएगा। ओके, अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। कौन से में, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में क्या किया गया है कि संविधान में कि उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत, यानी क्या है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। यानी क्या है, देखिए प्रत्यक्ष बंदीकरण मतलब वो है हमारे रिट है, मैं आपको रिट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। रिट है तो रिट के द्वारा क्या होते हैं, जो प्रत्यक्ष किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक रखे जाते हैं, 3 माह के लिए रखे जाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं। नेक्स्ट डे में आपके लेक्चर कंटिन्यू करूंगी। मेरा लेक्चर कैसा लगा आप फीडबैक जरूर बताइएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके आप शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।